कश्मीर की महिलाएं संघर्ष करो, तो अफजल की हत्या नहीं सहेंगे। कितने अफजल मारोगे? कश्मीर में आजादी की लड़ाई को लाल सलाम, कश्मीर में लड़ाई जनता को लाल सलाम, अरे कश्मीर में लड़े नौजवानों को लाल सलाम। बोल जाती अल्लाह बोल, जोर जोर से बोल, इंडियन आर्मी पे ऊंचा बोल, सीआरपीएफ पे ऊंचा बोल, राष्ट्रीय नागरिक पे ऊंचा बोल, और जोर से ऊंचा बोल। हम कितने मकबूल मारोगे? हक हमारा आधी रात को कश्मीर मांगे, कल्ला मांगे, गाल मांगे। अरे हम क्या चाहते हैं? हक हमारा, अरे मिलकर बोलो, मकबूल वाले, अरे अफजल वाले, तो तुम ना दोगे, तो लड़के लेंगे, अरे छीन के लेंगे। हमारे पास जेएनयू के मामले में दिल्ली पुलिस की एक गोपनीय रिपोर्ट की डिटेल्स भी हैं। ये मेरे हाथ में है वो रिपोर्ट, जिसमें 9 फरवरी की घटना का पूरा जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट में 11 फरवरी को दर्ज हुई एफआईआर में दी गई जानकारियां भी हैं। दिल्ली पुलिस की इस गोपनीय रिपोर्ट में जेएनयू के अंदर लगाए गए 29 देशद्रोही नारों का जिक्र है। दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के कर्मचारियों, दूसरे चश्मदीदों और कई वीडियोज के आधार पर इन देशद्रोही नारों का जिक्र किया है। ये सभी 29 नारे हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये नारे देशद्रोही नहीं है? क्या ये नारे देश के खिलाफ नहीं है? आखिर भारत की बर्बादी के नारे लगाने वालों को मीडिया का अफजल प्रेमी गैंग बचाने में क्यों लगा हुआ है? भारत के टुकड़े करने की सोच रखने वालों के साथ मीडिया का अफजल प्रेमी गैंग क्यों खड़ा है? क्या अफजल गुरु के प्रेम में इन पत्रकारों ने सच को देखना और सुनना बिल्कुल बंद कर दिया है? और वो तमाम सच इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। यह है जेएनयू में 9 फरवरी की रात का पूरा सच। ये तमाम नारे जेएनयू के कैंपस में लगाए गए हैं। जेएनयू एक भारत की यूनिवर्सिटी है, भारत सरकार के फंड से चलती है और वहां भारत के छात्र पढ़ते हैं। लेकिन इन नारों को देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे ये यूनिवर्सिटी शायद भारत में नहीं, पाकिस्तान में है। जेएनयू के देशद्रोही छात्रों को बचाने के लिए मीडिया का अफजल प्रेमी गैंग हर तरीके के हथकंडे आजकल आजमा रहा है। यह गैंग कभी कन्हैया कुमार की गरीबी की बात करने लगता है, कभी यह गैंग जेएनयू के मुद्दे को पटियाला हाउस कोर्ट में मारपीट की घटना की तरफ भटका देता है। कथित महान पत्रकारों का यह गैंग कभी जेएनयू के वीडियो को फर्जी बताकर झूठ फैलाता है और कभी उमर खालिद के धर्म की बात करने लगता है। इस मामले में आरोपियों को एक पीड़ित की तरह दिखाए जाने के लिए पूरा जोर लगा दिया गया है। जो लोग देश के खिलाफ नारे लगा रहे हैं,
जिन्हें आरोपी होना चाहिए उन्हें पीड़ित बनाकर आपके सामने पेश किया जा रहा है। मीडिया के अफजल प्रेमी गैंग ने आखिरी हथियार के तौर पर उमर खालिद के धर्म की बात की है और यही वजह है कि 10 दिन से फरार उमर खालिद जब जेएनयू में दिखाई दिया और उसने जब एक हीरो की तरह वहां पर खड़े होकर हंस हंस कर भाषण दिया तो इस भाषण में उसने मुस्लिम कार्ड भी खेल दिया। अब सुनिए उमर खालिद के पिता ने कुछ दिन पहले क्या कहा था और उसके बाद उमर खालिद ने जेएनयू में अपनी वापसी के बाद क्या कहा। Umar Khalid is branded because of his name, because he belonged to a Muslim family. This is not correct. You are colonizing the society. You want to divide the society. This divide and rule policy of Britishers should not prevail. For the last 6 years when I've done politics in this campus, for the last 7 years when I've done politics in this campus, I've never thought of myself as a Muslim. I've never also projected myself as a Muslim. पहली बार लगा मैं मुसलमान हूं पिछले 7 साल में और वो पिछले 10 दिन में लगा। उमर खालिद कह रहा है कि उसे पहली बार पिछले 10 दिन में इस बात का एहसास हुआ कि वो मुसलमान है, लेकिन उसके इस भाषण से 2 दिन पहले उसके पिता खुद कहते हैं कि मेरे बेटे को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। लेकिन कन्हैया तो मुसलमान नहीं, उन 10 आरोपियों में सारे तो मुसलमान नहीं हैं बल्कि ज्यादातर हिंदू हैं। हर शहर में एक मोहल्ला ऐसा जरूर होता है और शायद आपके शहर में भी होगा जहां पर पुलिस घुस नहीं सकती। पुलिस को ये बातें पता होती हैं, आप सबको पता होती हैं कि उस मोहल्ले में आपराधिक वारदातें होती हैं, घटनाएं होती हैं, उस मोहल्ले में हथियार हैं, उस मोहल्ले में नाजायज चीजें चल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस उस मोहल्ले में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती क्योंकि धार्मिक आधार पर उस मोहल्ले की प्रोटेक्शन की जाती है। और हमारे बहुत सारे दर्शक जो अभी हमें देख रहे होंगे वो जानते होंगे इस बात को क्योंकि उनके शहर में भी ऐसे मोहल्ले मौजूद होंगे जहां पर पुलिस जाने की हिम्मत नहीं रखती। अब जेएनयू भी एक ऐसा ही मोहल्ला बन चुका है जहां दिल्ली की पुलिस घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही और ऐसे मोहल्लों को देश में अलगाववाद के बीज बोने की आजादी बिल्कुल नहीं दी जा सकती। हमारे देश की अपनी एक कानून व्यवस्था है और उस कानून व्यवस्था का सम्मान सबको करना चाहिए और यही कानून व्यवस्था सब पर लागू होगी, हम पर, आप पर, और जो लोग जेएनयू में पढ़ते हैं उन पर भी यही कानून लागू होगा। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने देशद्रोह के आरोपी उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दोनों आरोपियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके हाईकोर्ट में ही सरेंडर करने और सीधे न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने यह साफ कह दिया कि आरोपियों को कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। आरोपी अपनी मनमर्जी से सब कुछ तय नहीं कर सकते। गिरफ्तारी के बाद पुलिस को 24 घंटे के अंदर आरोपियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा और मजिस्ट्रेट यह तय करेंगे कि आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेजा जाए या फिर न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। उमर खालिद के बहुत सारे समर्थक जो कि लगातार अखबारों में और मीडिया में उसके समर्थक में लेख लिख रहे थे, उन्हें यह उम्मीद थी कि हाईकोर्ट शायद मीडिया में छप रहे लेखों के दबाव में आ जाएगा। हाईकोर्ट को शायद ऐसा लगने लगेगा कि जनता उमर खालिद के साथ है, लेकिन हाईकोर्ट ने आपको यह बता दिया कि इस देश में सब पर एक जैसा कानून लागू होगा, चाहे वो हम हो, आप हो या उमर खालिद हो।